नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस कानून का बचाव करते हुए यह जानकारी दी। पीएमएलए के तहत 67,000 करोड़ रुपए के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जुड़ी 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मैराथन सुनवाई कर रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। केंद्र सरकार ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो सख्त प्रावधान हैं उन प्रावधानों की वकालत की है, उनका बचाव किया है और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं। ये दावा भी किया है कि ये प्रावधान ही हैं इस कानून के जिनके तहत कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि बैंकों का पैसा लेकर फरार हुए विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से करीब 18,000 करोड़ रुपए वापस लाए गए हैं, बैंकों के पास आ गए हैं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि लाखों मुकदमे ऐसे दर्ज हुए हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन कुछ हजार मामलों में ही ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की है। 4700 ऐसे मामलों की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 67,000 करोड़ रुपए से जुड़े हुए मामले लंबित है और ऐसे में इन प्रावधानों को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है जिन्होंने कहा है कि पीएमएलए के जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें जो संशोधन किए गए हैं वो असंवैधानिक हैं और वो जो हैं आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अब अपनी दलीलें दी जा रही हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया है कि किस तरीके से दूसरे देशों में, चाहे वो यूके हो चाहे हांगकांग हो, वहाँ पर किस तरीके से बहुत ज़्यादा मुकदमे इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन भारत में उसके बनस्पत काफ़ी रेस्ट्रिक्ट है, संयम एजेंसी बरत रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में ज़रूरी है कि कठोर और कड़े प्रावधान बने जिससे ऐसे मामलों में रिकवरी जो है, जब्ती वो ज़्यादा हो। तो सॉलिसिटर जनरल लगातार केंद्र की तरफ से वकालत कर रहे हैं इस प्रावधान की। वहीं पे दूसरी तरफ ये मामले में करीब 200 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं पीएमएलए के जो असंवैधानिक हैं और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को आज गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी आज सुबह नवाब मलिक के घर पहुंचे और पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले आए। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मामला अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अहम बैठक चल रही है। इस बीच ममता बनर्जी की फोन पर शरद पवार से बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक ममता ने उनसे कहा कि नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज के पास, जो इस समय मुंबई में है। पूजा, ये जो बैठक चल रही है, क्या माना जा रहा है कि राजनीतिक जवाब क्या हो सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी ने सलाह दी है शरद पवार को कि मंत्री का इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना अनुभव भी बताया है कि जब पश्चिम बंगाल में नारदा घोटाले में कुछ मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने नहीं हटाया था। तो क्या राजनीतिक तौर पर ही इसका जवाब दिया जाएगा? कानूनी लड़ाई का भी पक्ष एक है, उसकी तैयारी किस तरह की हो रही है? जी बिल्कुल, जो कानूनी लड़ाई है वो ईडी की तरफ से, वो हम कोर्ट में देख रहे हैं, जो उनकी तरफ से 35 पेज का जो रिमांड एप्लीकेशन है वो रखा गया है। हालांकि सबूत के तौर पर क्या क्या ईडी पेश करती है वो भी आगे देखना होगा, लेकिन अभी आप अगर देखें तो ये पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई लग रही है। तमाम जो नेताओं के बयान आए हैं, अब 3 पार्टियों की यहाँ पर सरकार है तो तीनों के जिस तरह से बयान आए हैं, एनसीपी और कांग्रेस की जो मीटिंग चली एनसीपी मुखिया शरद पवार के घर, उसके तुरंत बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे के वर्षा बंगलों पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जो तमाम नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस के बाला साहेब थोराट हैं, अशोक चौहान है, सुनील केदार, ये तमाम नेता यहाँ पर हैं। तो आगे का एक्शन इनका क्या होगा
उस पर एक तरह से ये डिसीजन लेंगे, आज फैसला लेंगे। और कल तक में आप देखिए एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई थी उसमें हमने देखा कि नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद। उसके बाद से जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत कुछ वहां पर खुलासा करने का उन्होंने दावा किया था, कई नाम उन्होंने लिए थे, अंडरवर्ल्ड से लिंक की बात की थी। अब वो सीधे आप देखिए ये कार्रवाई के तौर पर, जो कि पहले से कहते आ रहे थे संजय राउत या नवाब मलिक भी कि उन पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है, बड़े नेता पर ये कार्रवाई की बात की जा रही है, तो केंद्रीय एजेंसी को किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है, जिसको हम आज अचानक से गिरफ्तारी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो सुगबुगाहट है या इसकी जो हलचल है वो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए होनी शुरू हो गई थी। संजय राउत की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा किस तरह से उन्होंने सेना भवन में किया था। तो इस तरह से ये तीनों पार्टियां अभी साथ में जुड़कर अब फैसला ये लेना चाहती है कि आगे क्या करना होगा। इस्तीफा नहीं लेंगे, इस तरह से शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ देर पहले ही जो मीडिया से बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा था कि इस तरह से केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, हमें जानकारी थी, लेकिन सरकार यहाँ पे गिरने वाली नहीं है। जिस तरह से चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि 10 मार्च के बाद आपको दिख जाएगा, तो एक तरह से कोशिश हो रही है केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, ऐसा आरोप है विपक्ष का। और यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र की जो आघाड़ी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये पहले से कहते आ रही है, ये कोशिश बहुत कर रहे हैं तमाम नेताओं से संपर्क साधने की और उन पर कार्रवाई करवाने की, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। ये सरकार एक साथ है, तीनों पार्टियां एक साथ है, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी, कांग्रेस हो, और अब आगे का जो कार्रवाई है उस पर ये फैसला लेंगे। फिलहाल इस्तीफे की बात तीनों ही पार्टियां साफ कर चुकी है कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 5 बजे तक करीब 57.5% मतदान हुआ, जो 2017 की तुलना में 5.5% कम है। इस बीच तमाम दलों के बड़े नेता 5वें दौर के लिए प्रचार में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने आज बाराबंकी और कौशाम्बी में रैली की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव खुद को परिवारवादी कहते हैं, तो फिर 3 तलाक की वजह से पिता के घर लौटने वाली मुस्लिम बेटियों का दर्द उन्हें क्यों नहीं दिखता। वहीं बहराइच में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि ये जन सैलाब देखकर बीजेपी के नेता गायब हो जाएंगे। हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है। हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई। हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और 5वें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में कहा था कि बीएसपी अभी खत्म नहीं हुई है, उसे जाटवों और मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिले हैं। उनके इस बयान को बीएसपी के प्रति नरमी के तौर पर देखा गया। इस पर आज बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने ऐसा बीएसपी को मिल रहे समर्थन को देखकर बोला, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। जिस तरीके से 3 फेज हुए, उन 3 फेजेस में वोट्स पड़े हैं और हर कम्युनिटी के पड़े, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी ने वेस्टर्न यूपी में
एक तरफा वोट जाट के साथ में और जाटव के साथ में, और स्पेशली जो समाज जो SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग, दलित समाज के लोग हैं, हर कैटेगरी के एक तरफा वोट दिया है ना, तो इसका संदेशा तो मिल ही जाता है। और उनको जाहिर है कि उनको भी खबर मिल गई है कि किस तरह से वोट पड़े हैं। तो अगर उन्होंने इस बात को एडमिट किया है, ये बात मान रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो इसमें कोई एंगल की बात तो है नहीं, बल्कि हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से हम लोग उनको बाहर कर रहे हैं। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के विधायक भूपेश चौबे कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आए। ये उठक बैठक इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि कार्यकर्ता उनसे पिछले 5 साल के कार्यकाल में काफी नाराज थे। उनका आरोप था कि वे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते थे, उनके फोन नहीं उठाते थे। लिहाजा जब आज बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई तो उसमें नाराजगी खुलकर सामने आई और इसी नाराजगी को शांत करने के लिए इन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और कान पकड़कर उठक बैठक की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें माफ कर दिया। राजस्थान सरकार ने आज एक अहम ऐलान किया है। राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। यानी 2004 के बाद सरकारी नौकरियों में आए लोगों को भी सरकार की ओर से ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दी है और नई स्कीम से आशंका पैदा हो गई। हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया फैसला और सरकार कैसे कितना उनको पेमेंट कर पाएगी उस जमाने के अंदर। अभी जो बढ़ता जा रहा है लगातार भार पेंशन का, उसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपी सरकार ने किया था ये। परंतु राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए। पेंशन फिर DA साल बढ़ता है उसके पेंशन के, तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। राजस्थान में जो चुनाव है वो 2023 में होने हैं, लेकिन अशोक गहलोत के आज बजट को देख के लगता है कि उन्होंने चुनाव की तैयारी आज से ही कर ली है। हर वर्ग को खुश रखने की कोशिश करी है, खासकर जो अहम वर्ग है जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, किसान हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी जो घोषणा आज हुई है वो ये है कि हर सरकारी कर्मचारी को अब पेंशन राज्य सरकार देगी। बहुत बड़ी घोषणा है क्योंकि पहले जो फैसला किया गया था सरकारी कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटता था, उसमें वो एक कंट्रीब्यूटरी फंड में जाता था और फिर रिटायर होने पर उनको पेंशन मिलना था, यानी कि उनके ही जो वेतन था उसी में से उनका पेंशन कट रहा था। अशोक गहलोत ने उसे रद्द करते हुए, उस फैसले को रद्द करते हुए 2004 से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ऐलान किया है कि राजस्थान सरकार उनको पेंशन देगी। बहुत बड़ी घोषणा है। 8 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं राजस्थान में और ये अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में। तो ये अगले चुनाव को नज़र रखते हुए ये घोषणा की गई है। साथ ही मनरेगा जो एक तरह से कांग्रेस सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम रही है, मनरेगा के तर्ज पर अब शहरों में भी जो रोजगार के अवसर दिए जाएंगे लोगों को। और इसमें जैसे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, वैसे ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी कर दी गई है। यानी कि ऑल इन ऑल जो लग रहा है बहुत महत्वाकांक्षी बजट है। और जैसे विपक्ष का आरोप ये था और सवाल ये भी उठता है कि इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार इन सब वादों को पूरा कर पाएगी, ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।